आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन हैं इसके अंदर और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बस दे रखा है इसलिए वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्वेश्चन, बट इसके आगे क्वेश्चंस में कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, उसका इस्तेमाल कर रखा है। तो कैपिटल बजटिंग का पता होना जरूरी है एसएफएम के अंदर, ठीक है। जो इसके 3-4 क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करूंगी उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, Wipro is examining the profitability and pricing policy of its software division. एक डिवीजन है उनके यहाँ पे, उसकी वो प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में सोच रहे हैं। द सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर पैकेजेस इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे देखिए जरा। इट हैज कलेक्टेड डाटा ऑन 3 ऑफ इट्स मोर रिसेंट पैकेजेस, ECE पैकेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स। इनके ना इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। ये 3 तरह के पैकेजेस रिसेंटली इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में। एक है ECE पैकेजेस जो फलाना इंजीनियर्स के लिए बनाया जाता है, एक है CE पैकेज फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स और एक है IE पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। ओके, summary details on each package over their 2 years cradle to grave product lives are as follows। ये देख रहे हैं आप वर्ड cradle to grave, ये सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है क्या डिनोट करने के लिए? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो जरूरी नहीं कि वो वर्ड इस्तेमाल करे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? कुछ नहीं है यार, उस प्रोडक्ट की जितनी भी लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन में कितना रेवेन्यू आएगा, कितना खर्चा होगा। लाइफ स्पैन में 1 साल का रेवेन्यू खर्चा नहीं, पूरा लाइफ स्पैन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मेच्योरिटी टिल जो डिक्लाइन पूरा प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। समरी डिटेल्स ऑन ईच ऑफ द, दे रखा है 2 साल की इनकी क्रेडल लाइफ है। क्रेडल मतलब ऐसे बोलूं PLCC इनका 2 इयर्स का है। 2 इयर्स का मतलब कि शुरुआत से लेके इंसेप्शन से लेके डिक्लाइनिंग स्टेज तक का ये 2 इयर्स का है। तीनों पैकेजेस के बारे में बता रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ईयर 1 में इतने यूनिट्स बिकेंगे, ईयर 2 में इतने यूनिट्स बिकेंगे, ईयर 3 में इतने यूनिट्स बिकेंगे। ये ईयर 1 ईयर 2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। यूनिट्स, सेलिंग प्राइस, यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। आगे देखिए, एज्यूम दैट no inventory remains on hand at the end of year 2. Wipro is deciding which product line to emphasize in its software division. कौन से वाले प्रोडक्ट लाइन पे ज्यादा काम करें? क्या हम ECE वाले पे काम करें, CE वाले पे काम करें, IE वाले को बना के बेचें? ऑब्वियसली द आंसर इज वेरी सिंपल, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा उस पे हम काम करेंगे। In the past 2 years, the profitability of this division has been mediocre. हमारे वाले जो डिवीजन है सॉफ्टवेयर डिवीजन, उसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा, मीडियोकर आ रहा है। तो हमको तो अपना प्रॉफिट अच्छा करना है। आगे देखिए जरा। विप्रो इज पर्टिकुलरली कंसर्न, ये क्वेश्चन ना पढ़ने में लंबा है, आंसर देख के ना आप कहेंगे मैम इज इट फाइनल लेवल आंसर? ये कोई क्वेश्चन है करने वाला? क्वेश्चन इसलिए है कि लाइफ साइकिल कंसेप्ट के बारे में आपको बताया जा सके, बस। पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, है ही नहीं उस लायक। जल्दी से पढ़ लेते हैं। विप्रो इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन सेवरल ऑफ इट्स डिवीजन। कई सारे डिवीजन में ना R&D की कॉस्ट बढ़ गई है। एन एनालिस्ट एंड एट द सॉफ्टवेयर डिवीजन पॉइंटेड आउट दैट फॉर वन ऑफ इट्स मोस्ट रीसेंट पैकेज IE मेजर एफर्ट हैज बीन मेड टू रिड्यूस R&D कॉस्ट। हम IE पैकेज को लेकर R&D कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। Last week, Amit, the software division manager, Amit decides to use life cycle costing in his own division. हम तो सॉफ्टवेयर डिवीजन की ही बात कर रहे हैं शुरुआत से क्वेश्चन के अंदर। सॉफ्टवेयर डिवीजन ने ही इन 3 पैकेजेस को लेके बातचीत शुरू की थी, 3 प्रोडक्ट्स को लेके। अब सॉफ्टवेयर डिवीजन का प्रोडक्ट तो सॉफ्टवेयर पैकेज ही होगा ना। He collects the following life cycle revenue and cost information for the package. Life cycle revenue, इस पूरे दोनों प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल जो है उसमें लाइफ कितने साल की है? 2 साल की। 2 साल में क्या रेवेन्यू आएगा, क्या खर्चा होगा इन 3 प्रपोजल्स, इन 3 पैकेजेस के ऊपर, उसका इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो भी देखिए।
पैकेजेस प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए, ईयर 1 एंड ईयर 2, ऐसे ईयर 1 ईयर 2। रेवेन्यू दे रखा है रुपीज में, बता रखी है R&D की कॉस्ट पहले साल है, दूसरे साल नहीं है हर प्रोडक्ट के अंदर। डिजाइन की कॉस्ट पहले साल है जो थोड़ी ज्यादा है, और सेकेंड ईयर भी है लेकिन थोड़ी कम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट हर साल है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट। प्रेजेंट अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है यार, रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो हमें इसके क्या बोल रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम आ गई ना हमारी, तो रेवेन्यू दिखाएंगे। तो ये मैम ये जो बना रखा है इन्होंने, ये भी तो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? रेवेन्यू दिखा रखा है, खर्चे दिखा रखे हैं, प्रॉफिट कहाँ दिखा रखा है? प्रॉफिट तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके। तो मैम बस इतना ही करना है हमको, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी? हाँ, इतना ही करना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ही माइनस करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, थोड़ा सा और एड ऑन कर रखा है क्वेश्चन में। प्रेजेंट अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच सॉफ्टवेयर पैकेज, which package is most profitable, which is least profitable, how do the three packages differ in their cost structure, percentage of total cost in each category। हर कैटेगरी की टोटल कॉस्ट, 2 सालों की टोटल कॉस्ट जोड़ के परसेंटेज में दिखाइए उसको। कहने का क्या मतलब, मैं समझाती हूँ आपको। मैं इसको पेपर पे नहीं करके दिखाऊंगी, उसकी वजह है क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। आप देखे कहेंगे हाँ मैम अच्छा किया आपने। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। पैकेज जो है तीनों के नाम लिखे। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। देखिए जरा, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू लिखा, उसमें से सारी कॉस्ट माइनस करेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने एज इट इज लिखा, बताती हूँ कैसे। क्वेश्चन में दे रखा है पहले साल में 5 लाख का रेवेन्यू, दूसरे साल में 20 लाख का रेवेन्यू। सारी फिगर्स 000 में है, इसका मतलब 5 लाख में से 3 जीरो हटा दो 500, 20 लाख में से 3 जीरो हटा दो 2000। आप पूरा भी लिख सकते हो, उसको कॉलम भरने थे पूरे एक ही शीट में, तो उसने 000 हटा के लिखा है। रेवेन्यू ये 5 लाख है और ये 2 लाख 20 लाख है। टोटल में दिखाना है परसेंटेज वाइज। टोटल अमाउंट कितना बना? 2500। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं, देखिए R&D की कॉस्ट 7 लाख, तो 700 दिखा रखा है वहां पे। 1,15,000 115 दिखा रखा है। 85,000 को 85 दिखा रखा है, देख लीजिए 115 85। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करेंगे, आप देखिए 25,000 2,75,000, तो इसको 25 और 2,75,000 दिखा रखा है। दिख रहा है आपको? इस तरह से सारी कॉस्ट लिखी। रेवेन्यू में से ये सारी कॉस्ट को माइनस करके ये प्रॉफिट निकाला, पहले साल का दूसरे साल का। मेरा तो इनकम स्टेटमेंट यही पूरा हो गया था, पर उसने कहा इनकम स्टेटमेंट में हर कैटेगरी की कॉस्ट को टोटल करके परसेंटेज में दिखाओ। तो ओके, हम अभी दिखा देते हैं। अब सारी कॉस्ट को टोटल किया, टोटल का कॉलम बनाया। 700 115 85 200 25 और 275 300, ऐसे इसको हमने जोड़ के लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट को भी। अब रेवेन्यू को 100% माना। अब ये उसके पोर्शंस हैं, कॉस्ट उसका हिस्सा है, प्रॉफिट उसका हिस्सा है। 700 2500 का कितना हिस्सा, ये देख लीजिए। 700 का आपको R&D का खर्चा होता है डिवाइडेड बाय 2500 का रेवेन्यू, 28% आ गया ये आपका। 28% आपका R&D का खर्चा है। ऐसी 200 को 2500 में निकाला, 200 का शेयर कितना बनता है? 200 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, तो ये 8% आ गया। 8% डिजाइनिंग का खर्चा है। ऐसी प्रॉफिट को भी निकाला हमने, टोटल कॉस्ट को भी निकाला। टोटल कॉस्ट की बात करें 2150 डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आ गया 86%। ऐसी प्रॉफिट निकाला हमने 350 डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आ गया 14% का प्रॉफिट। इस तरह से आपने पैकेज ECE, CE एंड IE पैकेज का करना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पैकेज है जो ज्यादा मुनाफेदार है। मैम डिसीजन परसेंटेज के बेसिस पे लेते हैं या एब्सोल्यूट बेसिस पे? आंसर इज एब्सोल्यूट बेसिस पे। रुपीस की फॉर्म में देखा जाए तो 350 का फायदा यहाँ है, 240 का फायदा यहाँ है और 96 रुपीस का नुकसान हो रहा है यहाँ पे।
तो हमारे लिए रुपीज में 350 जो प्रपोजल है आपका ECE, उसका फायदा है। ये इसको बनाने में, इस फोकस करने में बेनिफिट ज्यादा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ रही है। हाँ, अगर रेवेन्यू के मुकाबले कंपैरिजन करो प्रॉफिट मार्जिन कितना है परसेंटेज में, तो इसका परसेंटेज में मार्जिन ज्यादा बच रहा है, लेकिन मुनाफा रुपए में तो इसको बनाने में क्या आ रहा है हमारे को, ज्यादा। सो यही आंसर ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, पैकेज ECE इज मोस्ट प्रॉफिटेबल वाइल पैकेज IE इज लीस्ट प्रॉफिटेबल। रादर लीस्ट प्रॉफिटेबल नहीं, इट इज अ लॉस मेकिंग प्रपोजल। ठीक है, आप, मैं तो सजेस्ट करूंगी लीस्ट प्रॉफिटेबल ना लिखे आप लिखें इट इज अ लॉस मेकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था। मैम ये क्वेश्चन था क्यों कोर्स में, हम क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर आप 1 साल का प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, आप उसकी पूरी लाइफ टर्म का बनाते हैं। 2 साल इसकी पूरी लाइफ थी PLCC, तो हमने पूरा PLCC जो उसका लाइफ साइकिल था उसका, उसमें हमने उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था परसेंटेज में निकालो टोटल हर कैटेगरी का, इसलिए किया है, वरना इसको करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये 2 कॉलम बना के हमारा काम चल सकता था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए जरा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, बट ये प्रिडोमिनेंटली इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन है। मैम ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड तो हमने नहीं पढ़ा है, एक्चुअली हमने इसलिए नहीं पढ़ा है, EAC मेथड या EAB मेथड ये SFM कोर्स के अंदर कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको स्मार्टली ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि मैं EAB EAC के बारे में भी बता सकूं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो 2 घंटे का उसका लेक्चर है, और अगर किसी बच्चे को EAB EAC समझना है तो हम लेक्चर्स के साथ हम SFM का भी EAB EAC कंसेप्ट हम डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास टाइम हो और आपको ये कंसेप्ट ना आता हो तो आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, तो उसका भी लेक्चर मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी, ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। पर यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, क्या पता हमारी कॉमन सेंस से ये कंसेप्ट हमको समझ आ जाए। अल्टीमेटली हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो डिसाइड करना है, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना तो हमको आता ही है हर चीज को, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। नहीं आता बेटा तो फिर तो पूरा कैपिटल बजटिंग एक बार ठीक से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखिए जरा, A to Z पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो SFM में या SCM में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, A to Z PLC support the concept of Taro technology or life cycle costing for new investment decision। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, उसके लिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लेके चल रहे हैं, मतलब उसकी पूरी लाइफ का रेवेन्यू खर्चा सब देख रहे हैं। Covering its engineering activities, the financial side of this philosophy is now well established and its principle is extended to all other areas of decision making। जनरल इंग्लिश की बात लिखिए कि भैया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के फायदे तो अब सारी दुनिया को पता है कि भाई डिसीजन मेकिंग में उसका कितना अहमियत है। The company is to replace a number of its machine and the production manager is torn between the X machine। कंपनी को कई सारी मशीनें रिप्लेस करनी है और मैनेजर बहुत कंफ्यूज है, टॉन का मतलब है कंफ्यूज है, बिटवीन एक्स मशीन a more expensive machine with a life of 12 years and Y machine with an estimated life of 6 years. If Y machine is chosen, it is likely that it would be replaced at the end of 6 years by another। Actually मैनेजर को एक मशीन बदलनी है, या तो वो X मशीन ला सकता है जो 12 साल चलेगी, या उसकी जगह Y मशीन ला सकता है जो 6 साल चलेगी, लेकिन 6 साल बाद फिर से खरीदनी पड़ेगी, मतलब वही 12 साल चलेगी फिर वो। If Y is chosen, it is likely it would be replaced at the end of 6 years and by another machine, Y machine। The pattern of maintenance and running cost differs between the two types of machine and relevant data is as follows। अब इन मशीनों के 12 साल और 6 साल के खर्चे दे रखे हैं, रेवेन्यू दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। क्योंकि 12 साल और 6 साल सबका पूरा लाइफ का दे रखा है, इसलिए इसको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, एक्स मशीन को खरीदेंगे तो 19,000 की बैठेगी, वाई को खरीदेंगे तो 13,000 की बैठेगी।
ट्रेड इन वैल्यू ब्रेकअप या स्क्रैप वैल्यू बोलो 3000 है और 3000 इसकी है। ऑब्वियसली ब्रेक जो स्क्रैप वैल्यू है ये आफ्टर 12 ईयर्स होगी ये तो, और ये स्क्रैप किया जाएगा आफ्टर 6 ईयर्स, अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए। 6 साल बाद फिर दोबारा वाई लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही स्क्रैप रहेगा। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, हर साल की एनुअल रिपेयर कॉस्ट 2000 है पर एनम, और ये भी पर एनम है। ओवरऑल कॉस्ट, एक ओवरऑलिंग मशीन को ओवरऑलिंग करने का खर्चा होगा 4000 का 8 साल बाद, एक ही बार होगा, और ये 2000 खर्चा होगा एट द ईयर ऑफ 4। एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग कॉस्ट एवरेज्ड ओवर द मशीन लाइफ। फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेके चल सकते हैं, मतलब पैसा जो भी आप अरेंज जहां से भी कर रहे हैं इन मशीनों को खरीदने के लिए, वहां पैसा हमको 10% की कॉस्ट का पड़ता है। मतलब पैसे को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना हो, फ्यूचर वैल्यू पे लाना हो, तो आप जो फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर इस्तेमाल करें वो 10%, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट 10% है। You are required to recommend with supporting figures which machine to purchase, कौन सी मशीन खरीदे, stating any assumptions made therein। ठीक है, अब समझना शुरू कीजिए और मैं भी अपनी बुद्धि से उसको बहुत स्मार्टली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक सेकेंड, चलिए अब देखिए जरा आंसर नंबर 2। थोड़ा सा और फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। हाँ, चलिए अब समझिए आंसर क्या है। आंसर नंबर 2, इसमें जो कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है एसएफएम उनसे बातचीत हम नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रखा। तो मैं आपको समझाना चाहती हूं, जब आपके सामने जब भी आपके सामने प्रपोजल्स आए, कौन से प्रपोजल्स आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स आए। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो मैंने बता रखा आपको कि जब एक को प्रोजेक्ट को चूज करें तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब अगर हमने एक्स मशीन को चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली वाई रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर हमने वाई को सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब यह है कि एक्स रिजेक्ट हो जाएगा। जब इस तरह के डिसीजन होते हैं, कौन से वाले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन होते हैं, और जब आपके दोनों प्रपोजल्स की लाइफ डिफर करती है, लाइफ डिफर करती है मतलब एक प्रपोजल 12 साल चल सकता है, एक मशीन 6 साल ही चलेगी, फिर दोबारा लानी पड़ेगी। जब आपकी लाइफ डिस्पैरिटी होती है तब आप डिसीजन मेकिंग जो करते हैं उसमें एनपीवी मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनपीवी का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे इस्तेमाल होता है ईएबी ईएसी मेथड। व्हाट इज ईएबी ईएसी मेथड, ये भी सुन लीजिए। ईएबी का मतलब होता है इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट मेथड। अगर रेवेन्यू भी दे रखा है तो बेनिफिट आ जाएगा, अगर रेवेन्यू ने सिर्फ कॉस्ट का ही जिक्र कर रखा है और फिर डिसाइड करना हमारे को कौन सी मशीन अच्छी है, तो हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम ईएसी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रेवेन्यू का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, रेवेन्यू का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ खर्चों का जिक्र हुआ है। मशीन इतने की आएगी, मशीन इतने की बिकेगी, मशीन की रिपेयर कॉस्ट इतनी है, ओवरहॉलिंग की कॉस्ट इतनी है, फाइनेंसिंग के चार्जेस ये हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का कहीं जिक्र नहीं है। अब करना क्या वो सुनिए, जब आपके सामने 2 प्रपोजल्स हों और एक की लाइफ अलग है एक की लाइफ अलग है, तो एनपीवी मेथड से डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, तब हम डिसीजन ईएबी ईएसी मेथड से लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, इस मेथड में होता क्या है, अब एक मशीन आपकी 12 साल चलेगी, एक मशीन आपकी 6 साल चलेगी, है ना। अब 12 साल में खर्चे तो हर साल हो रहे हैं बराबर अमाउंट के, कुछ खर्चा जैसे ओवरऑलिंग का कॉस्ट है ये 8 साल में एक बार होगा, 8वें साल, मान लो ये 8वां साल है, इसमें एक बार होगा। कुछ खर्चे तो हर साल हो रहे हैं और कुछ खर्चे 8 साल बाद हो रहे हैं। मशीन को खरीदने का खर्चा शुरुआत में हो रहा है, ये बाहर जो है ना, ये जो मैंने माउंटेन्स बनाए हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ओवर अ लाइफ स्पैन
अलग अलग सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन टिल 12th ईयर, हर साल खर्चा सेम अमाउंट का नहीं, अलग अलग अमाउंट का है। और इस मशीन में शुरुआत में खर्चा अलग है, हर साल का खर्चा अलग है, फिर चौथे साल में, फोर्थ ईयर में ओवरहॉलिंग का कॉस्ट अलग है। अब मैं दोनों मशीनों को कैसे कंपेयर करूं जब इनके हर साल के खर्चे ही अलग अलग हैं? अगर कुछ ऐसा हो जाए और इनकी लाइफ भी अलग है, हाउ कैन वी कंपेयर? एक मशीन 12 साल चलेगी, एक मशीन को 2 बार, 6 सालों में 2 बार खरीदने वाले हो, चलो जी 12 साल कर देते हैं, उसको 6 साल में 2 बार खोलोगे, फिर दोबारा खरीदने का खर्चा, फिर अलग खर्चा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, काश कोई ऐसा कर दे। आपको मेरा इशू समझ आया? मेरा इशू ये है कि दोनों मशीनों में हर साल खर्चा अलग अलग अमाउंट का हो रहा है और दोनों मशीनों की लाइफ अलग अलग है। मैं कैसे 12 साल की मशीन जो चलेगी उसको 6 साल की चलने वाली मशीन के फिगर से कंपेयर करूं? मैं करके दिखाती हूं कैसे कंपेयर करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी, यहां पे देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब मैं जो 5 मिनट बोलने वाली हूं समझ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। मैं ये जो सारे खर्चे अनइवन खर्चे हैं, अनइवन कैश आउटफ्लोज हैं, कभी ज्यादा कभी कम कभी बराबर, मैं इनको इवन आउट करने वाली हूं। मैं ये सारे खर्चों को, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। सारे खर्चों की क्या निकालूंगी? प्रेजेंट वैल्यू। ये सारे खर्चे फ्यूचर में हो रहे ना, कोई फर्स्ट ईयर में हो रहा, कोई सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, एट्थ ईयर में, ये ऐसे यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। मैं इन सारे खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। तो ये फिर मैं ये बोलना बंद कर देंगे हम कि ये सारे खर्चे हर साल अलग अलग हो रहे हैं। हम तो सारे खर्चों की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे दोनों केसेस में। ऑल एक्सपेंसेस की, सारे खर्चों की मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम हर साल खर्चा अलग अलग हो रहा है। सारा खर्चा मैं ऐसे बोल पाऊंगी? ये सारा खर्चा जो अलग अलग अमाउंट का था, इन सारे खर्चों की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और वो कुछ एक्स अमाउंट आ रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते ना कि मैम एक्स वाली मशीन पे ना या तो टुकड़ों में खर्चा कर लो या एक बारी में इतना खर्चा कर लो। ऐसे बोल सकते हैं ना। अगर हम हर साल अलग अलग खर्चा कर रहे हैं अमाउंट का, रिपेयर के नाम पे, ओवरहॉलिंग के नाम पे, परचेज के नाम पे, अगर मैं वो सारे खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना मैम कि या तो आप वो वाला अमाउंट अलग अलग खर्च कर लीजिए या ये वाला अमाउंट शुरुआत में एक बार खर्च कर लीजिए। इट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि इन्हीं फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी मैंने। ओके जी, एक्स अमाउंट खर्च कर लीजिए 0 पीरियड में, ठीक है। ऐसी मैं इसका भी निकाल लूंगी, वाई अमाउंट खर्च कर लीजिए 0 पीरियड में। अब मैं क्या करूंगी, इस एक्स अमाउंट को 12 सालों में स्प्रेड कर दूंगी। मैम ये समझ नहीं आया? आएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसको मैं एन्युटी में कन्वर्ट कर दूंगी। ये आप अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, रिमेंबर दिस क्वेश्चन। सपोज मैं ऐसे बोल रही हूं, ऐसी एग्जांपल लिख रही हूं बेटा, ठीक है। 50,000 का खर्चा होता है 0 पीरियड में। सारे जो फ्यूचर में खर्चे होने थे ना बेटा, उसको मैंने कहा 50,000 का खर्चा होता है 0 पीरियड में। अब मैं चाहती हूं कि 50,000 के खर्चे को मैं 12 सालों में स्प्रेड कर दूं। मैं इसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैम अभी तो फ्यूचर वैल्यू के पैसे को आपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, अब आप वापस फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आंसर इज यस। मैंने फ्यूचर में करने वाले खर्चे की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अब मैं इस प्रेजेंट वैल्यू वाले अमाउंट को वापस स्प्रेड आउट करना चाहती हूँ 12 सालों में। हर साल सेम अमाउंट में बांटना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे ऐसे लिख रही हूं बेटा मैं, ये ए अमाउंट है, ए अमाउंट, ये ए अमाउंट इसी की फ्यूचर वैल्यू है, ये 50,000 की फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर ए अमाउंट को डिस्काउंट किया जाए, सुनिएगा, ए अमाउंट को डिस्काउंट किया जाए तो वापस ये कितना आना चाहिए? 50,000। 50,000 को मैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसको मैं स्प्रेड करके इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहती हूँ। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बनाना चाहती हूँ। एन्युटी समझते हो? हर साल की जब अमाउंट सेम होता है तो उसे बोलते हैं एन्युटी। मैं चाहती हूं कि इसको 12 सालों में स्प्रेड कर दिया जाए। मैम ऐसे कैसे होता है? क्यों नहीं होता भैया? आप गाड़ी लेके आते हो, आप एक कार लेके आते हो, कार 50,000 रुपए की है,
मैंने गाड़ी वाले को, बेचने वाले को बोला कि मैं 50,000 एक बारी में नहीं दूंगी, मैं तुमको 12 किश्तों में पैसा दूंगी, 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर लो तुम मेरे से, और हर साल की मेरी सेम किश्त बना दो। तो या तो हर साल की सेम किश्त दे दो, या शुरुआत में एक बारी में 50,000 दे दो, जो आपको पसंद हो। तो कैन आई से लाइक दिस, ये 50,000 की फ्यूचर वैल्यूज है, या इन ए अमाउंट की ये डिस्काउंट करने के बाद 50,000 प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? तो वो किश्तें कैसे बनाता है, मैं आपको दिखा रही हूं कि वो किश्तें कैसे बनाता है, इक्विवेलेंट अमाउंट की किश्तें कैसे बनाता है वो। देखो बड़ा सिंपल है, ए ये अमाउंट है ना, इसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है, इस ए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, और क्योंकि ये एन्यूटी है तो सीधा ए की एक ही बारी में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, या एन्यूटी फैक्टर से। अब ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से, तो सीधा ये 50,000 के बराबर आ जाएगी। सो ए इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1/PVAF। ऐसे अगर हम करेंगे, जो भी PVAF होगा मैं निकाल के दिखाऊंगी, जो भी अमाउंट आएगा, सपोज आया, इसको सॉल्व करने के लिए PVF हम निकालना सिखा रहे हैं अभी। सपोज ये अमाउंट निकल के आया 2500, या मैं ऐसे बोलती हूँ 4,000 रुपए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि या तो आप गाड़ी एक ही बार में 50,000 में खरीद के ले जाइए, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% को ध्यान में रखते हुए हमने किश्तें बनाई है 4-4 हजार रुपए की, जो 12 साल तक आप देते रहिए। मैंने ऐसी आर्बिट्रेरली ये फिगर लिखी है बेटा, ऐसी लिख दी मैंने, कैलकुलेट नहीं किया अभी मैंने, ठीक है? ये आपको समझना क्या है कि आपने ये क्या निकाला है, ये व्हाट वाज दिस ए, इसको रट लीजिए, इसे FVA बोलते हैं। व्हाट इज FVA? फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी। ये क्या थी? आप प्रेजेंट वैल्यू की किसी भी फिगर को किश्तों में बांट सकते हैं। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/PVAF से। इस 1/PVAF को कैपिटल रिकवरी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने अभी? इसे कई बार क्या बोलते हैं? कैपिटल, मैं लिखवा रही हूं सारा, समझा रही हूं अभी तक। कैपिटल रिकवरी फैक्टर। मैम इसे होगा क्या? चलो जी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। और मैम ये हम पढ़ भी क्या रहे हैं? आई एम गेटिंग सो मच कंफ्यूज। बस 2 मिनट और साथ दे दो, कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी। यहां आ जाइए वापस। अब ये 12 सालों मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने जो मशीन थी उसमें जो हर साल खर्चे अलग अलग अमाउंट के थे, उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाई। फिर प्रेजेंट वैल्यू से उनको मैंने फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी बना दिया उनका। मैंने हर साल का खर्चा बोल दिया 4,000 का। अब आप 50,000 मत बोलो, अब बोलो हर साल 4,000 का खर्चा होगा। ऐसे मैंने शुरुआत की जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको बांट दिया। मान लो उसका आया 3,000 का खर्चा। 6 साल की मशीन थी ना, 6 साल में बांट दिया। 6 साल बाद दोबारा भी मशीन खरीदोगे तो भी तो हर साल कितना खर्चा ही होगा? 3,000 का। फिर 6 साल बाद दोबारा खरीदोगे तो भी 3,000 का, क्योंकि हम शुरुआत में एक बारी में खर्चा नहीं कर रहे हैं। पेपर वर्क के लिए खाली पेपर पे लिख के देख रहे हैं कि शुरुआत में इतना खर्चा करने की बजाय हर साल इतना इतना खर्चा कर लो। अब आप 12 साल बाद इस मशीन को फिर से भी ले आओगे तो भी 4,000 ही खर्च होगा हर साल। अब यहां पे इस मशीन पे हर साल 4,000 खर्च हो रहे हैं, एनुअल खर्चा इतना हो रहा है, और यहाँ पे एनुअल इतना हो रहा है। अब बताइए कौन सी मशीन अच्छी लग रही है आपको? ऑब्वियसली ये मशीन अच्छी है, इसमें खर्चा हर साल कम है। अगर ये मशीन 6 साल भी चलती है तो दोबारा लेकर आओगे तो भी तो आप लमसम में ना पे कर। बेटा हम लोग ना सिर्फ पेपर पे लिख के देख रहे हैं, खर्चा तो ये होगा मशीनों के ऊपर। इन्हीं फिगर्स को पहले प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हैं क्योंकि ये फिगर्स अनइवन हैं। फिर उस प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के बाद उन फिगर्स को हम फ्यूचर में स्प्रेड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं अभी कंप्यूटेशन करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा। बांटने के बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, हाँ यार इस मशीन पे तो हर सालाना इवनली 4,000 का खर्चा हो रहा है, बीच में कोई भी अनइवन पहाड़ नहीं आएगा, माउंटेन नहीं आएगा। इसमें 3,000 का ही खर्चा हो रहा है इवनली, तो इवनली इसमें 3,000 खर्चा, इसमें 4,000 खर्चा, तो यू कैन डिसाइड इजिली नाउ। अब इसकी लाइफ 12 साल हो या 6 साल हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर ये मशीन दोबारा भी खरीद के लाई गई तो भी हर साल की किस्तें 3,000 की जाएंगी। तो फॉरएवर तक ये मशीन रखो और ये मशीन भी फॉरएवर तक रखो तो भी हमारा खर्चा कंपेयर कर सकते हैं। हर एक साल, सिर्फ एक ही साल की फिगर को देख के आप कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो कौन सी मशीन अच्छी है। अब आपको मेमोराइज क्या करना है
कि जब भी मैं किसी प्रेजेंट फिगर को स्प्रेड आउट करूंगी और एन्यूटी बनाऊंगी तो फॉर्मूला क्या होगा, एन्यूटी आपको जो बनानी है प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/PVAF से। ये फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी थी ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं PVAF से तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। क्योंकि ये बहुत सारी फिगर्स थी ना, तो इनको एक झटके में प्रेजेंट वैल्यू पे लाना हो, ये सारी फिगर्स को एक झटके में प्रेजेंट वैल्यू पे लाना हो, अगर हर को अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू पे लाना हो PVF से मल्टीप्लाई करते हैं, पर क्योंकि ये सारी फिगर्स सेम है तो हम PVAF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आती है। अब हमें ये तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, हमें तो ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखती हूँ कंटेंट, आप लिखना शुरू करेंगे। आंसर नंबर 2, इन केस ऑफ लाइफ डिस्पैरिटी, थोड़ा सा लिखिए जरा, ठीक है, साथ साथ। डिसीजन इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड, EAC, ठीक है। आगे लिखिए, अगर आपको एन्यूटी निकालनी हो, अगर मैं आपको वैसे नॉर्मल बताऊं तो ऐसे लिख लीजिए, ये आपके लिए लिख रही हूं मैं, PVAF, तो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, सो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1/PVAF, जिसमें से इस वाली चीज को बोला जाता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर हर साल की इक्वल किस्तें निकालनी है, आपको एन्यूटी बनानी ना, ये किस्तें निकालनी है, या इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, भाई ये हर साल की देखो ना, ये जो किस्तें बना रहे हो आप हर साल की, ये खर्चे ही तो हैं, तो इसको इसी को ही आप बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर। आपको करना क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाती हूँ। क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन में जितने भी खर्चे दे रखे हैं पहले उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को हम फोड़ देंगे मतलब बांट देंगे लाइफ में, उसकी लाइफ 12 साल की है, 6 साल की है, फिर वो हमारी हर साल की किस्तें बराबर की आ जाएंगी। फिर हम ये नहीं बोलेंगे हम शुरुआत में इतना लमसम खर्च करेंगे, हम बोलेंगे इतना खर्च कर लो, सिर्फ बोलने के लिए, या हर साल इतना इतना खर्च कर लो, एक ही बराबर है, फिर हम उस रकम को कंपेयर करके डिसाइड कर लेंगे। वेल एंड गुड। अब वैसे तो ये 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, मैं वो भी ऐड कर दूंगी, पर अगर यहां तक समझ आ जाए तो वो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब खर्चे देखें जरा, ये सारे खर्चे मोटे मोटे देख लीजिए। 19,000, 13,000, 3,000, 3,000, 2,000, 2,008, मैं सब लिखवाती हूँ। पहले हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको चेंज करूँ मैं, शीट को फ्रेश शीट पे करूंगी, वापस इस शीट पे और नोट्स लिखवाने अभी। अब हमारी कंप्यूटेशन शुरू होगी। X machine and Y machine, ठीक है। और यहां पे थोड़ी सी हम कंप्यूटेशन करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन वाला वर्किंग नोट वाला पोर्शन भी यहां लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले अब मैं X मशीन की बात करती हूँ। X मशीन में सबसे बड़ा खर्चा का परचेज प्राइस का, ये खर्चा कब होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, या जीरो पीरियड में? जीरो पीरियड में। तो ऑलरेडी ये खर्चा प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो परचेज प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करूं क्या मैं? आई थिंक एक साइज शायद और बड़ा हो पाएगा। चलिए, परचेज प्राइस 19,000 ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है, लेकिन लास्ट में हमें स्क्रैप, सॉरी ये 19,000 यहां लिखना था, कंप्यूटेशन में लिख दिया मैंने 19,000। मैं इनिशियल कॉस्ट को अभी से थोड़ा कम करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट में स्क्रैप वैल्यू 3,000 मिलेगी। तो मैं अभी से क्या कर रही हूँ, देखिए जरा, अभी पैसा आएगा तो ये आउट, देखिए दोबारा ठीक से, तो मैं इसमें से लेस कर रही हूँ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कब आएगी हमारे को? लास्ट में आएगी 12 साल बाद,
कितनी आएगी? 3000 रुपए की। अब ये 3000 रुपए का जो इनफ्लो है ये 12 साल बाद आएगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। ये 12 सालों तक आता रहेगा, 12 साल बाद आएगा, 12 साल बाद आएगा। एक ही फिगर को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। डिस्काउंटिंग रेट 10% का है। देखिए कैलकुलेटर पे कंप्यूटेशन भी दिखा देती हूं मैं आपको। ऐसी मैं यहां पे भी करके दिखा देती हूँ एक बारी। वाई मशीन के अंदर भी हमारे को थोड़ा सा वो बनाना चाहिए था। वेट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, देखिए जरा, मैंने इसमें दोबारा से कॉलम बनाए हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। एक्स मशीन, फिर से कंप्यूटेशन, और वो वाई मशीन को लेके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। पहला परचेज प्राइस लिख रही हूं मैं यहां पे। परचेज प्राइस इसकी तो है हमारी 19,000, यहां पे लिखा 19,000। कंप्यूटेशन कुछ है नहीं। इसमें से मैंने आपसे कहा था मैं लेस करूंगी क्या चीज? स्क्रैप वैल्यू एट एंड ऑफ द लाइफ। कितनी स्क्रैप वैल्यू आएगी हमारी पहले वाले मशीन में? 3000। अच्छा, सेम इंफॉर्मेशन मैं उसकी भी लिख दूं वहां पे। परचेज प्राइस कितना था वाई मशीन का? 13,000। आपको ये पता मैं क्या करने वाली हूं? मैं ये करने वाली हूं कि जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है मैं सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगी। वैसे तो मोटे तौर पे इस मशीन पे सिर्फ पैसा जा ही रहा है, बस स्क्रैप वैल्यू के नाम पे पैसा आएगा तो मैं उसको लेस कर देती हूँ इनिशियल कॉस्ट से। अब ये खर्चा तो 0 पीरियड में हुआ है और ये स्क्रैप वैल्यू 12 साल बाद आएगी, तो इसको 12 साल बाद जो वैल्यू आएगी उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आती हूँ, तो मल्टीप्लाई करूंगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि ये 3000 रुपए 12 सालों तक नहीं आते रहेंगे, 12 साल के एंड में आएंगे। तो एक ही फिगर को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 12 साल का 10% के हिसाब से। कैलकुलेटर पे निकालें अगर हम लोग, कितना निकलता है देखिए जरा। कैसे करते हैं? 10% के रेट से ना 1 डिवाइडेड बाय 1.10। 1 ऐसा होता है ना, 1 मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आ जो रेट होता है, ठीक है, इक्वल टू करा ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। मैं ये सिक्स्थ ईयर का भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सिक्स्थ ईयर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बताती हूँ क्यों। सिक्स्थ ईयर का हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड दिस इज 0.318। सो मैं राउंड ऑफ करके 0.32 लिखूंगी। सो 3000 इंटू 0.32 मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 960। 960 की आपकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद आपके पास ये रकम आ रही है 18,040 रुपीज। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा मैं बता देती हूँ आपको। वाई मशीन से भी स्क्रैप वैल्यू आएगी 3000 की 6 साल बाद, तो 3000 की स्क्रैप वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। इनफ्लो है, मानती हूं इट इज एन इनफ्लो, इट इज एन इनफ्लो, तो मेरा आउटफ्लो कम हो रहा है ना इससे। अब ये नेट आउटफ्लो है, नेट परचेज कॉस्ट बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, इसको ये 6 साल बाद आएगी फिगर, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये आपका निकल के आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका ये 1680 रुपए। माइनस करने के बाद इसको आ रहा है आपका 11,320 रुपए। और खर्चे देख लो कौन कौन से हो रहे हैं भैया। जो जो खर्चे हो रहे हैं मैं सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रही हूं, सो दैट कि ये मशीन कि जो भी अनइवन इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं ओवर लाइफ स्पैन वो सब पहले प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएं। फिर उसके बाद मैं इन सबको स्प्रेड आउट कर दूंगी, एन्यूटी बना दूंगी हर साल का बराबर बराबर रकम, और फिर कंपेयर करूंगी कौन सी मशीन में ज्यादा पैसा खर्च होता है। अच्छा, इस मशीन में और क्या खर्चा है? हर साल की रिपेयर है, हर साल की रिपेयर है 2000 रुपए की। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रिपेयर कॉस्ट। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से, 2000 रुपए का खर्चा 1 साल है या 12 सालों तक है? 12 सालों तक है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पीवीएफ से, पीवीएएफ से, एएफ से, 12 सालों का 10% के हिसाब से। कैसे निकलता है? अब यहां मेमोरी प्लस का कमांड यूज करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ये पहले साल की फिगर मेमोरी में जोड़ दो, ये दूसरे साल की फिगर, ये तीसरे साल की फिगर, ये चौथे साल की फिगर, ये 5वें साल की, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी, अच्छा उसके बाद रिकॉल कर देते हैं 6.81, बिल्कुल सही आ रहा है 6.81। सो हम 2000 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.81 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.81
13,620, ये भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है। अब ये बोलने की बजाय कि हर साल 2,000 का खर्चा होगा, आप बोलो शुरुआत में एक बारी में 13,000 का खर्चा कर लो, 13,620 का, या हर साल 2,000 का खर्चा कर लो। ओके, आगे सुनिए, ऐसे यहां पे भी कर देते हैं। यहां पे भी एनुअल रिपेयर कॉस्ट जो है वो 2,600 रुपए की है। 2,600 इंटू PVAF 12 ईयर्स 10%, सॉरी 12 ईयर्स इन 6 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी खर्चा है वो 6 सालों का है। मैम मशीन दोबारा भी तो आएगी, आएगी, दोबारा भी आएगी। मैं आपको समझाती हूँ। अभी ये 6 साल मशीन चलेगी, कि जो भी इनफ्लो आउटफ्लो ये 6 सालों के हैं, तो मैं उनको उसी हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू पे ला रही हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, रिकॉल। सो 2,600 इंटू 4.35, सो दिस इज 36 का रखा राउंड ऑफ करके आपकी बुक ने, तो ये आ रहा है आपका 11,336। ठीक है, अब और कोई खर्चे हैं देखते हैं जरा। यस, है ना खर्चे। ओवरऑल की कॉस्ट है 4,000 की 8वें साल के एंड में, नॉट अ प्रॉब्लम। कंप्यूटेशन चल रही है हमारी, स्लैब्स नीचे आ जाएंगे थोड़े से और। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कितनी है? 4,000 की है 8वें साल के एंड में। एक ही कॉस्ट है खाली, हर साल तो होती नहीं है, तो एक ही फिगर को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए PVF से मल्टीप्लाई करेंगे। मेमोरी प्लस कमांड इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। 8वें साल का 10% के हिसाब से। मैम हम फाइनल के स्टूडेंट से बार बार क्यों बताती हो? भाई मेरे को तो फाइनल में भी कंफ्यूजन रहती थी, तो मैं तो बताऊंगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर। 4.7, 4,000 इंटू 4.7 मल्टीप्लाई करके आया 1,880 रुपया। ठीक है, ऐसे यहां पे बात करते हैं। इनका इस वाले केस में ओवरऑलिंग की कॉस्ट है 2,000 रुपए की एट द ईयर ऑफ फोर्थ ईयर। सो 2,000 की फिगर को प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, PVF से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर की 10% के हिसाब से। फिर से वही 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सो 2,000 इंटू 0.68, ये आ जाएगा आपका 1,360। ये आपने सारे खर्चे अगर आप जोड़ लेंगे, ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जितना भी आउटफ्लो है वो सारा जोड़ लो, ये जोड़ लो, तो ये आपका बैठेगा 33,540 रुपए, और यहां बचे बैठेगा 24,016 रुपीज। ठीक है, ये आउटफ्लो है आपका। अब मैंने आपको क्या सिखाया था वो बताऊं? दिखाती हूं मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपसे कहा था सारे खर्चों को, जितना भी खर्चे हो रहे हैं दोनों मशीनों पे, उन सारे खर्चों को पहले प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ। फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के बाद उस खर्चे को हम वापस स्प्रेड आउट कर देंगे 12 सालों में और 6 सालों में, है ना। तो 12 साल में स्प्रेड करूंगी और इस खर्चे को 6 साल में स्प्रेड करूंगी, फिर बताऊंगी क्या मीनिंग मैं करना चाह रही हूं। तो अब मैं खर्चे को स्प्रेड करूंगी। स्प्रेड करने का मतलब है कि मुझे इक्विवेलेंट एनुअल ऑफ कॉस्ट चाहिए फ्यूचर की। फ्यूचर में जो खर्चा बढ़ जाता है जब, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो मेरे पास है। इन फ्यूचर की फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए PVAF से मल्टीप्लाई किया। हमको ये गिवन, ये निकालना है हमको, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला मेमोराइज भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए कैपिटल रिकवरी फैक्टर से। कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है? 1/PVAF। तो अब मैं इसी चार्ट को कंटिन्यू कर रही हूं बेटा। इसी चार्ट को कंटिन्यू कर रही हूं। मैं निकालने जा रही हूं कैपिटल रिकवरी फैक्टर, जो कैसे निकलता है? 1/PVAF। 1/PVAF फॉर 12 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, पहले PVAF निकालो कितना आता है, मैं दिखाती हूं। पहले PVAF निकाले, हमने ऑलरेडी वैसे निकाल रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। PVAF निकाल रखा है हमने 12 ईयर्स का 10% पे 6.81, सो 1/6.81 यहां पे आएगा। और 6 सालों का भी हमने PVAF निकाल रखा है पहले से ही,
6 साल का निकाल रखा है 4.35, सो 1/4.35, यहाँ पे जो है 1/PVAF फॉर 6 years एट द 10%। इसको डिवाइड करेंगे अगर आप, तो आपका ये निकल के आएगा 0.15 और ये आ रहा है 0.23, ये 6 था राउंड ऑफ करके। अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। कैसे निकलती है वो, विच इज इक्वलेंट टू, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कैपिटल रिकवरी फैक्टर से। अभी आपने ये 33,540 रुपए कंप्यूट किए, 33,540 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए 33,540 इंटू 0.15, तो यह है आपका 50, एक सेकेंड, बुक में क्या कर रखा है मैं आपको बता देती हूं। 1/, देखिएगा ध्यान से, लिखने के लिए तो 0.15 है, लेकिन 1/6.81, ये लंबी फिगर आ रही है, ये कैपिटल रिकवरी फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया 33,540 से, तो आपका आ रहा है 4925, तो उन्होंने वही लिखा है 4925। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे किया है, 1/4.36 इंटू 24,000 था, ये दिखा देती मैं आपको, टोटल एनुअल खर्चा 24,016 रुपए था, तो ये आ रहा है 5508, ठीक है। अब ये क्या रकम डिनोट करती है, मैं आपको इसका मतलब बताती हूं, और आंसर तो यहीं से आ गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं ये चीज, देखिएगा, ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग यहां से आएगा, ये 33,540 देख रहे हैं और 24,016, इसका मीनिंग ये है बच्चों कि आप चाहें एक्स मशीन को कंपेयर कर रहे हैं किससे, वाई से ना, या तो शुरुआत में जीरो पीरियड में आप 33,540 खर्च कर लें, या इसकी जगह बोलें कि हर साल हम लोग 4925 का आउटफ्लो करेंगे, या वाई मशीन में बोल लीजिए कि 24,016 का आउटफ्लो करेंगे, या बोल लीजिए 6 सालों तक हम 5508 करेंगे। हम मतलब हमने इस फिगर को बांट दिया है। अब 12 साल को 6 साल से कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 साल बाद दोबारा मशीन आप खरीदेंगे तो भी आप इनिशियली तो नहीं 24,000 खर्च करेंगे ना, आप तो कह रहे हैं मैं हर साल कितना खर्च करूंगा, 5,000, ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए। तो अब 12 सालों तक 4925 या 5508, क्योंकि जब दोबारा मशीन लेके आओगे तो दोबारा 24,016 रुपए खर्च होने होंगे। शुरुआत में खर्च कर लो या उसकी किस्तें बनवा लो 5,508 रुपए की। सिर्फ सिर्फ डिसीजन लेने के लिए हम पेपर के ऊपर ये करके देख रहे हैं हम कौन सी सच में किस्तें बनाने वाले हैं, या सच में कोई, हम तो खर्चा ऐसे करने वाले हैं बच्चा, हम तो खर्चे ऐसे करेंगे, सिर्फ पेपर पे करके देख रहे हैं। तो आप जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं, 4925 खर्च करना चाहते हो हर साल या 5508? ऑब्वियसली हम कम खर्च करना चाहेंगे, जिसमें इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, हर साल की कॉस्ट कम होगी, जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आंसर यही है हमारा, एज द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट is less for X machine, it is better to purchase the same। यहां तक समझ आया आपको? अब आगे वाले क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो जो हमें ये भी EAC सिखाने में टाइम लग गया, कि हमें जब दो लाइफ अलग अलग होती है तो सारे खर्चों को पहले प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, फिर प्रेजेंट वैल्यू से हम उसके इक्विवेलेंट एनुअल टुकड़े बना देते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चाहो तो पीछे जाके एक बार दोबारा सुन सकते हो, वरना EAB EAC का एक फुल फ्लेजेड लेक्चर है, वो आप देख सकते हो, वो मैं डलवा दूंगी, वो आप एड ऑन में देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करना चाहे तो मैं शीट्स लगा रही हूं, आप कॉपी कर सकते हैं, मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूं। एक सेकेंड, ये आपका
आंसर यहां से शुरू है, लगा देख लीजिए। ये पहली शीट है, कॉपी कीजिए इसको। मैं दूसरी शीट लगाने जा रही हूं। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। अब अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह से इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। अब वो हमारा से मुश्किल से 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। अब भाई एक बात तो इवन जिसने इक्विवेलेंट पढ़ भी रखा होता है ना बच्चों, उसको भी कुछ याद तो होता नहीं इक्विवेलेंट का। अच्छा, मैं एक बार ना ये चार्ट लगा रही हूं, अगर आपको समझना हो फटाफट स्क्रीन में बस 2 मिनट के लिए लगा रही हूँ। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लो जब मैं समझा रही थी, ठीक है, अगर ये लिखना हो तो। ठीक है, हटा रही हूं मैं। इसके बाद ये मैंने बताया समझाया था ऐसे करके, चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके ये भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हटा रही हूं मैं इसको। ठीक है, स्क्रीन को पॉज तो आपने कर ही लिया होगा। मैम पॉज करने का बड़ा झंझट है। झंझट नहीं है बेटा, ये ही टेक्नोलॉजी है। हटा रही हूं इसको मैं। चलिए, अब आपका ये था पहली शीट, इसको कॉपी कीजिए। फिर दूसरी शीट लगा रही हूं। दूसरी शीट लगाई मैंने, कॉपी कीजिए इसको। ऑब्वियसली ऊपर लिखने की तो जरूरत होती है कि ये स्टेटमेंट किस चीज की है। आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ईएसी। चलिए नेक्स्ट शीट लगा रही हूं। नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज कर लो। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप घड़ी में लिख लीजिए, 4 मिनट के अंदर हमारा सॉल्व हो चुका होगा। देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। चलिए देखिए जरा फटाफट। कंपनी एक्स, सेम तरीका है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मैम कहां चली गई? अरे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, पूरे लाइफ के दौरान कितना रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट हो रहा है, उसी को बेसिस को लेकर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसका नाम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग दे दिया है। ठीक है। कंपनी एक्स इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू मशीन A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. दोनों मशीनें बनी अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन काम सेम करती है और इनकी कैपेसिटी बनाने की भी सेम है। मशीन ए कॉस्ट करती है 1.5 लाख रुपए एंड विल लास्ट फॉर 3 years. मेरा अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो मार्केट इज एट इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटा है क्वेश्चन और ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, और ईएबी कंसेप्ट पे भी बेस्ड है, ईएबी ईएसी कंसेप्ट पे भी। ठीक है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। मशीन ए का खर्चा है, मशीन ए कॉस्ट करती है 1.5 लाख रुपए की और लास्ट करेगी 3 साल तक। इट कॉस्ट 40,000 रुपया पर ईयर टू रन। तो एक काम करते हैं, 40,000 खर्चा पर साल रन करने का, मशीन चलेगी 3 साल, आएगी 1.5 लाख की, तो इसको कहीं लिख लेते हैं। मशीन ए परचेज कॉस्ट 1.5 लाख रुपए, लाइफ 3 years एंड एनुअल कॉस्ट जो खर्च होगी 40,000, रनिंग कॉस्ट कह सकते हैं आप, 40,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है मशीन बी इज एन इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, कॉस्टिंग ओनली 1 लाख रुपीज बट विल लास्ट ओनली फॉर 2 years. ओ, अब आपके दिमाग में पेपर में बैठे बैठे क्लिक क्या करना चाहिए कि मैम ये तो ईएबी ईएसी का है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ डिस्पैरिटी है, एक मशीन 3 साल चलेगी, एक मशीन 2 साल चलेगी। तो यहीं से आपको क्लिक होना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ईएबी ईएसी की तरफ जा रहा है। बट विल लास्ट ओनली फॉर 2 years एंड कॉस्ट 60,000 पर ईयर टू रन। ठीक है, 60,000 खर्चा है हर साल का रन करने का, 2 साल की लाइफ है, 1 लाख की मशीन है। तो यहां लिख लेते हैं मशीन बी 1 लाख की आएगी, 2 साल लाइफ है इसकी और 60,000 का इसका रनिंग का खर्चा है, हर साल का 2 साल तक का। These are real cash flows. रियल कैश फ्लोज का मतलब होता है बेटा जिसमें अनसर्टेनिटी फैक्टर नहीं होता है। द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपी फॉर कांस्टेंट परचेजिंग पावर, इग्नोर टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब पैसे के वैल्यू हमारे लिए जो है वो 10% के हिसाब से पैसा आप फ्यूचर में या डिस्काउंटिंग करेंगे। विच मशीन कंपनी एक्स शुड परचेज, वेरी सिंपल। ये एक आउटफ्लो है, ये भी एक आउटफ्लो है, तो ये ईएसी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ही कॉस्ट है यहां पे। तो ये खर्चा ऑलरेडी 0 पीरियड पे है ना भाई, ये खर्चा परचेज तो हम 0 पीरियड में ही करते हैं, पर ये वाला खर्चा जो है ये हर साल होगा, 3 साल के लिए और 2 साल के लिए। तो इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लाते हैं, क्योंकि स्टेप 1 यही होता ना, ऑल कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज को किस पे लेकर आओ, पहले प्रेजेंट वैल्यू पे, फिर उसकी एन्यूटी बनाएंगे हम। एन्यूटी जब बोलती हूँ समझते हो, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी, कि फ्यूचर में उसके हम पार्ट्स कर देंगे बराबर बराबर के। ठीक है, पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ इसको। कैसे लेके आऊंगी, ये खर्चा 1 साल हो रहा है या हर साल होगा, ये खर्चा 1 साल हो रहा है या हर साल होगा, हर साल होगा। तो इस हर साल की रकम को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए पीवीएएफ कंप्यूट करना पड़ेगा ना। पीवीएएफ 10% के रेट से 3 सालों का कैसे निकालेंगे भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, मेमोरी में जोड़ दो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रिकॉल 2.486। अब प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे आएगा, फ्यूचर वैल्यूज को
हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं एनुअल कॉस्ट की, तो फ्यूचर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 40,000 किया, ये आ गया 99, पूरी जो फिगर आई थी ना कैलकुलेटर पे उसको मल्टीप्लाई किया 40,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 99474 एक्चुअली आपकी बुक वाले ने तो ऐसे किया 2.486 इंटू 40,000 से मल्टीप्लाई किया है, सो राउंड ऑफ करके ये फिगर इतनी आ गई थी। पर मैम आप कभी राउंड ऑफ कर रही हो कभी नहीं कर रही हो, देखो जब कैलकुलेटर पे जो फिगर आ रही होती है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर मैच करने के लिए मैं जो दे रखा है वैसे कर रही हूँ, बट जो कैलकुलेटर पे फिगर आ रही है उसी को मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए ये, ठीक है। आगे देखिए जरा, ये 60,000 का खर्चा 2 साल के लिए हो रहा है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, तो पीवीएफ से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पीवीएएफ से करेंगे, 10% के रेट से 2 साल का निकालते हैं, कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस रिकॉल 1.735। इसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 इंटू 1.735, तो ये आ जाएगा आपका 1,04,100 रुपए। क्या मतलब इसका, या तो हर साल 60,000 खर्च कर लो, या विच इज इक्विवेलेंट टू 1,04,100 जो शुरुआत में खर्च कर लो। अब ये भी प्रेजेंट वैल्यू मैं डब्बे में डाल रही हूं आपके लिए, और ये भी प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में खर्चे हो रहे थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब यही 2 खर्चे आपके, सो टोटल यहां पे लिख रही हूं मैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है आपका, जोड़ लेंगे अगर आप, ये आ जाएगा 2,49,440 और ये आ रहा है 2,04,100। अब मैंने आपसे कहा था इक्वल, रट लीजिए, बार बार मत समझिए, बार बार मत ऐसे सोचिए, ठीक है। यहां ये जरा दिखा देती हूं मैं आपको, एक बार और दिखा के समझा देती हूं फिर से। ये बताया था मैंने कि एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो उसकी फिर फ्यूचर्स टुकड़े निकालने हैं, ईएसी निकालने हैं। ये ईएसी की ही प्रेजेंट वैल्यू ये है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ईएसी को मल्टीप्लाई करते हैं पीवीएएफ से, तो 50,000 आता है, तो ईएसी निकालना हो तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/पीवीएएफ से, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो बेसिकली फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया था, हमने फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, ईएसी निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर से, कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है 1/पीवीएएफ। तो पहले हम निकालते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज 1/2.486 एंड 1/1.735, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीवीएएफ 3 साल का और 2 साल का निकाल रखा है। अब मैं इक्विवेलेंट, दिख रहा है आपको, तो शीट पर कर देती हूं, और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, आउटफ्लो को इससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को कैपिटल रिकवरी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर पे करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे दिखेगा नहीं, 1/2.486 दिख रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2.486 ये आ गया, इनटू ऐसे करते ना, कैपिटल रिकवरी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, इनटू 249,440, तो ये आ गया 1,03,338 कर लीजिए इसको। ऐसे बोल लो कि या तो जितना भी खर्चा हो रहा है उसका शुरुआत में एक ही बार में खर्चा कर लो 2,49,450, या टुकड़ों में ऐसे ऐसे खर्चा कर लो, या हर साल बराबर इतना खर्चा कर लो, ठीक है। अब वापस आते हैं, दिस अपॉन दिस, इसको करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही है, 1 डिवाइडेड बाय 1.735 इंटू 1,04,100, सॉरी मैंने गलत किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.735
इंटू 20, फिर गलत टाइप कर दिया, मेरा करेक्शन चल नहीं रहा, एक सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 1.735 into 204100, so it is coming out to be 117637. अब हर साल या तो इतना खर्चा कर लो या इतना खर्चा कर लो, आगे पीछे कोई खर्चा नहीं, हर साल बस इतना खर्चा, कौन सा खर्चा बेटर है? ये वाला खर्चा बेटर है। मैम ये मशीन तो 2 साल चलेगी, तो यार 2 साल के बाद फिर ले आओ, फिर लाओगे, फिर हर साल का यही खर्चा है। या तो शुरुआत में इतना खर्चा कर लो, या ऐसे बोल लो कि हर साल इतना इतना खर्चा, तो बेटर है ना कि हर साल इतना इतना खर्चा कर लो। यहां तो समझ आई बात, तो हम इसका डिसीजन यही लिखेंगे एनालिसिस में। यहां पे साइड में लिख देती हूँ एनालिसिस। एनालिसिस क्या देखिए आपने, सिंस द एनुअल cash outflow of machine B is higher, machine A will be purchased। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, खत्म हुआ ना ये वाला, कॉपी कीजिए। कॉपी नहीं हुआ हो तो स्क्रीन को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं।